हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री क्लास। सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर कंप्लीट किया था, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। अब हम लोग थर्ड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इवन आपके पास जो ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं 5, उन 5 चैप्टर्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप इसको कह सकते हो। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल होता है। एंड इस चैप्टर में एक और ख़ास बात है कि जो पहला चैप्टर आपने पढ़ा अल्कोहल वाला, उसके ज़्यादातर चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूड हो जाती हैं, इसीलिए रिलेटिवली इसका वेटेज बढ़ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। दीज आर जनरली द फ्लेवरिंग एजेंट्स, जैसे आइसक्रीम फ्लेवर्स, वनीला, वैनिलिन अभी आपको यहीं पे दिखा दूंगी मैं आपको। ठीक है, सिनामन स्टिक जो हम लोग मसाले में यूज करते हैं, स्पाइसेस, वो, इवन आमंड्स, उसमें भी एल्डिहाइड होता है। स्टैचियोज, उसमें भी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, सॉरी। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को तो आप काफ़ी अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि विनेगर वगैरह जो लोग यूज करते हैं वो जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड काफ़ी पॉपुलरली यूज होता है खाने पीने की चीज़ों में। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर्स एंड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर तो मैं मान के चल रही हूँ ये 11th का पार्ट है, तो आप लोग पहले से ही कर चुके होते हैं इसको, इसलिए इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपकी पढ़ी हुई होंगी, इसलिए इस चैप्टर पार्ट को हम लोग स्किप करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूर आप चाहो तो समझ सकते हो कि थोड़ा सा कार्बोनिल कलेक्टिवली इन कंपाउंड को कहने का रीजन होता है ये अरेंजमेंट, इसको हम लोग कार्बोनिल अरेंजमेंट से पहचानते हैं। तो एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह सब इसी कार्बोनिल के अंदर ही आते हैं। तो जनरली अगर हम कार्बोनिल की बात करते हैं तो फिर वो एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोनिल में जितने भी कंपाउंड आते हैं सब में से कुछ भी हो सकता है। सो जब भी हम पर्टिकुलरली बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स की ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड ही आपके सिलेबस में है। ठीक है, देखिए ये सारे आपके स्ट्रक्चर्स एल्डिहाइड और कीटोन्स के बने हुए हैं। IUPAC नेमिंग्स, IUPAC नेमिंग आपने ऑलरेडी करी हुई होती है 11th में, इसलिए आपको उसमें ज़्यादा कुछ करनी है। कुछ स्ट्रक्चर्स उसके नाम दिए हुए हैं, आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस पर्पज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कार्बोनिल का कैसा होता है, देखो ये कार्बन आपका कैसा है, sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिड है, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल, ये सब आपके 120 डिग्री एंगल होंगे। एक प्लेनर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आप ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट होगी, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। तो बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज ये बहुत आसानी से न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करता है। सो द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों एडिशन, क्योंकि पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं होता, ओनली सिग्मा बॉन्ड होता तो सब्स्टिट्यूशन फॉलो करता। ठीक है, पाई बॉन्ड एडिशन को फेवर करेगा, कार्बन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है, पोलैरिटी की वजह से, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल को इजीली अट्रैक्ट करेगा। और जो हमारी रिएक्शन होगी कार्बोनिल कंपाउंड पे, जब हम प्रॉपर्टीज पे पहुंचेंगे तो देखेंगे कि ज़्यादातर रिएक्शन इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की ही शो करता है। ठीक है, चलिए अब आपके पास स्ट्रक्चर के बाद आते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। ये देखिए, ये वही स्ट्रक्चर बना हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो कि आपका टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट होगा और न्यूक्लियोफाइल के लिए इजीली एक अट्रैक्ट करने का रास्ता तैयार हो जाएगा। प्रिपरेशन मेथड्स फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए
पहला मेथड है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जो कि हम ऑलरेडी अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, कैसे? प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। क्या डालना होता है? CrO3 डाल सकते हो, कॉपर बेस 573 केल्विन टेम्परेचर पे यूज कर सकते हो, PCC यूज कर सकते हो। ठीक है, और अगर उसी अल्कोहल को एसिड बनाना होगा तो KMnO4 यूज करेंगे एसिडिक मीडियम। ठीक है, या फिर H2CrO4 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देगा। ये प्रीवियस चैप्टर की रिएक्शंस। ठीक, कॉपर के साथ हीट करने पर एल्डिहाइड और कीटोन, ये भी रिएक्शन आपकी पिछले चैप्टर की है। ठीक है, आगे आते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। मान के चल रही हूँ कि पिछले चैप्टर की रिएक्शंस आप लोगों ने रिवाइज जरूर करी होंगी। चलिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन से अगर एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन बनाना है तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का जो मेंबर होता है वो होता है एल्केन। ठीक है, लाइक हाइड्रोकार्बन के सेक्शन में अगर आपके पास कोई एल्केन है, फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन से अगर मान लो हमें बनाना है एसीटोन, एसीटोन बोले तो CH3COCH3, ये बनाना है। एल्केन से बनाने की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? देखो, एल्केन से कार्बोनेट बनाने का डायरेक्टली कोई तरीका नहीं है आपके पास। ठीक है, हम क्या करेंगे? पहले इसको अल्कोहल तक लेके जाएंगे। अल्कोहल पे लेके जाने के लिए सबसे पहले हम पास करते हैं Cl2 इन सनलाइट। अल्कोहल बनाना है तो क्या करोगे? हैलोजन को OH से रिप्लेस करना है तो एक्वस के OH डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका OH और ये CH3, और फिर आप इसको ऑक्सीडाइज कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ एल्केन जनरली कैन बी कन्वर्टेड टू द कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, अगर इसी को एल्डिहाइड बनाना होगा तो क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्लोरीनेशन के बाद एक्वस के OH, क्योंकि यहाँ पर एक्वस के OH डालेंगे तो यहीं पर OH आएगा और कीटोन ही बनेगा। एल्डिहाइड चाहिए तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए। कैसे करेंगे? लाइक अगर आपको एल्डिहाइड की तरफ जाना, लाइक प्रोपेन एल्डिहाइड बनाना है, CH3 CH2 और CHO ये बनाना है, तो हमें बनाना पड़ेगा इसको पहले एल्कीन। तो अल्कोहलिक के OH डालेंगे इसको, तो बन जाएगी हमारी प्रोपीन। प्रोपीन में अल्कोहल बनाना पड़ेगा, वो भी प्राइमरी कार्बन पे। ठीक है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपका जो अल्कोहल है एंटी मार्कोनिकॉफ से बन जाएगा, ये बन गया। और फिर इसमें डाल दीजिए आप CrO3, बन गया। तो ये हुआ तरीका हमारा एल्केन को एल्डिहाइड या कीटोन बनाने का। ठीक है, जो रिएक्शंस आपने पहले पढ़ी हुई हैं उन्हीं रिएक्शंस को यूज करके कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा है आपका एल्कीन। एक तो एल्कीन में ये होता है कि अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं करने हैं तो डायरेक्टली उसको अल्कोहल बनाइए और ऑक्सीडाइज कर दीजिए। लेकिन अगर आप कार्बन बदलना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े से। कैसे? अगर कार्बोनिल बनाना है एल्कीन से और नंबर ऑफ कार्बन चेंज करने तो फिर हमारे पास ऑप्शन होता है ओजोनोलिसिस का। ठीक है, क्या करता है ओजोनोलिसिस? ये जो ओजोनोलिसिस है, ये जैसे मान लिया आपके पास ये है, ये एल्कीन है। ठीक है, इस पर ओजोनोलिसिस करना है। हम लोग क्या करते हैं? पहले डालते हैं ओजोन, तो एक कंपाउंड बनता है जिसे बोला जाता है ओजोनॉइड। ऐसे ओजोनॉइड बन गया, और फर्दर हम इसमें जब जिंक और वाटर डाल देते हैं तो ये आपका
कार्बोनिल कंपाउंड्स में टूट जाता है। तो CH3 डबल बॉन्ड O प्लस CH2O, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। सो ओजोनोलिसिस में क्या देखने को मिला, एल्कीन हमारी कार्बोनिल कंपाउंड्स में कन्वर्ट तो हो गई, बस कार्बन जितने हमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में दिए थे वो कार्बन बदल गए, ठीक है। और बदले भी कैसे, जहाँ पर पाई बॉन्ड था वहाँ से कट हो गया मॉलिक्यूल। और अगर मॉलिक्यूल कट हो गया तो अब क्या करो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो। अब ध्यान से देखो, ये यही प्रोडक्ट बने हुए हैं ना, दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे दोगे, सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आपको बार बार रिएक्शन पूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कन्वर्जन में क्वेश्चन आता है तो आप ओजोन डालिए फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में इसको डालिए और डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख दीजिए, ठीक है। आंसर एक्सेप्टेड है। ओके, सो दिस इज हाउ ओजोनोलिसिस कैन बी परफॉर्म। तो एल्कीन से बनाने के हमें मिले दो तरीके, कौन कौन से। एल्कीन से बनाने के लिए एक तो हम अगर कार्बन नहीं बदलना चाहते हैं तो फिर जो एल्कीन दी गई है उसको अल्कोहल बनाएंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे और एल्डिहाइड या कीटोन मिल जाएगा, ठीक है। और अगर कार्बन चेंज करने हैं एल्कीन में तो हम क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस। चेंज भी अगर आपको घटाने हैं, बढ़ेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि जहाँ पर भी अब पाई बॉन्ड लगा हुआ है एल्कीन में वहाँ से मॉलिक्यूल टूट जाएगा ड्यूरिंग द ओजोनोलिसिस। सो एल्कीन से ये दोनों तरीके हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस। जैसे डबल बॉन्ड में किया था, डबल बॉन्ड में किया था तो क्या बना था, अल्कोहल। ट्रिपल बॉन्ड में करते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड। कैसे, वैसे रिएक्शन तो जनरली वही है, वाटर और एसिड डालना पड़ता है। हम लोग यहाँ पर एसिड के साथ साथ मरकरी का सल्फेट भी डाल देते हैं, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। देखो भाई क्या होता है, एक कार्बन पर OH आएगा और एक कार्बन पर H, ठीक है। इसे कहते हैं इनॉल कंपाउंड, इनॉल फॉर्म। ये जो इनॉल फॉर्म होती है ये अनस्टेबल होती है, तो क्या होगा, टॉटोमराइजेशन। टॉटोमेरिज्म यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा और बिकॉज ऑफ द टॉटोमेरिज्म हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। सो प्रोडक्ट आपका बनेगा ये, दिस इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। और कीटो फॉर्म जो होती है वो काफ़ी स्टेबल फॉर्म होती है, ठीक है। तो इनॉल से कीटो कन्वर्जन जो है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही इनॉल फॉर्म होगा, एडिशन जैसे ही हम एल्काइन का करेंगे इनॉल ही फॉर्म होगा, और इनॉल जैसे ही फॉर्म होगा ये खुद टॉटोमराइज होकर कीटो में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सिस्टम मोर स्टेबिलिटी की तरफ अपने आप जाता है एंड कीटो फॉर्म इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। Okay, so enol form will convert to the keto form and will give you the product. Okay, for example, if you are given ethyne one minute.
करके आई थिंक इवन पेन भी नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, 1-2 मिनट बंद करके रखो, मैं भी उसके बाद काम करना शुरू कर दें। So we were talking about the ozonolysis, then
हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन को हाइड्रोलाइज करना है। अब एल्काइन में देखो जैसे रिएक्शन आपकी दी हुई थी, एथाइन को एसिटल्डिहाइड बनाते हैं, सो दिस इज योर एथाइन, ठीक है। एसिड वाटर in presence of H2SO4 and HgSO4। देखिए सिंपल मार्कोनी कॉफ एडिशन होता है, ये मार्कोनी कॉफ एडिशन करेंगे CH, ठीक है। इस पे हाइड्रोजन लगा दिया CH और ये हो गया आपका OH, एक बॉन्ड हमारा यहाँ पे टूट गया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे आ गया। दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म, ठीक है। इनॉल जो है ये इजीली आपका कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे? हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा। सो CH3CHO, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये, ठीक है। सो दिस इज हाउ alkyne can be converted to carbonyl compounds, ठीक। चलिए ये कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, सो इनको थोड़ा दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ ऐसी रिएक्शंस की जिनसे हम लोग पर्टिकुलरली एल्डिहाइड बनाएंगे। उन प्रिपरेशन मेथड्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड देने वाले हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनसे हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, कुछ ऐसी भी होगी जिनसे हम सिर्फ कीटोन बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स कंसीडर देम वन बाय वन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, पहली रिएक्शन एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड से आपको एल्डिहाइड बनाना है तो ये बनेगा रोजनमुंड रिएक्शन से H2PDBaSO4। इसको आप यूज करेंगे, इस रीजन को याद रखिएगा। ये जो है ये किसी भी चीज़ पर COCl अगर अटैच्ड है, किसी भी चीज़ मतलब या तो वो कार्बन चेन होगी या तो बेंजीन रिंग, COCl अगर अटैच्ड होगा तो उस पर हम लोग हाइड्रोजन PD और BaSO4 ये डालेंगे तो ये कार्बोनिल क्लोराइड जो है वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं रोजनमुंड रिडक्शन। रिडक्शन तो है ही क्योंकि हाइड्रोजन आ रहा है, क्लोरीन निकल रहा है, एंड क्योंकि किसी साइंटिस्ट ने रिएक्शन को परफॉर्म किया हुआ है तो उसके नाम पर हम इस रिएक्शन को नाम दे देते हैं। सो दिस विल बी रोजनमुंड रिडक्शन एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर नेम रिएक्शन ऑल्सो। कन्वर्जन में तो काम करता ही करता है, ये नेम रिएक्शन में भी बहुत पूछा जाता है, इवन लास्ट ईयर भी आया था। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर एग्जांपल। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बेंजीन रिंग हो या कार्बन चेन, किसी पर भी COCl अगर लगा हुआ है, ये रीजेंट आप डालोगे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दोनों ही एग्जाम्पल आपके सामने हैं, आप इसे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड होगा हमारा प्रिपरेशन का वो है नाइट्राइल से, मतलब साइनाइड से बनाना है, ठीक है। साइनाइड से कैसे बनाएंगे? साइनाइड को रिडक्शन में लेके जाएंगे पहले, SnCl2 एंड HCl। बेसिकली और भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज करे जा सकते हैं, बट इस पर्टिकुलरली रिएक्शन को नाम दिया गया है स्टीफन रिएक्शन, और स्टीफन का मतलब है कि यही रिएजेंट आपको यूज करना है, ठीक है। बाकी किसी और रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके आप रिएक्शन को करेंगे तो रिएक्शन तो हो जाएगी लेकिन वो स्टीफन नहीं होगी, ठीक है। सो साइनाइड SnCl2 और HCl जब आप डालेंगे तो इस कंपाउंड को बोलते हैं इमाइन। इमाइन बन गया। इमाइन को हाइड्रोलाइज करें। इमाइन कैसे? अमाइन एंड इन मिला के हो गया इमाइन, ठीक है। हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो है एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन है
स्टीफन रिएक्शन या स्टीफन रिडक्शन भी कह सकते हो आप इसको। सो स्टीफन रिएक्शन हो गई है। अब देखिए सेम रिएक्शन को, एज आई टोल्ड यू कि सेम रिएक्शन को करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है, बस स्टीफन नाम नहीं देंगे उसको। जैसे एक ये रिएजेंट यूज किया गया है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट्स कॉल्ड डाइबल एच। ये डाइबल एच, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज कॉल्ड डाइबल एच। सो डाइबल एच इज अ रिएजेंट जो आपको सेम रिएक्शन परफॉर्म करके देगा, बट स्टीफन नाम से नहीं। बस इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा और फॉर्मूला भी, डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल 2 टाइम्स एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और फिर हाइड्रोलाइज करेंगे। डाइबल एच बेसिकली यहाँ पे वही काम करता है जो स्टीफन में SnCl2 और HCl ने किया था। क्या किया था? इमाइन बनाने का काम। SnCl2 और HCl इमाइन बनाने का काम करते हैं, और जो इमाइन है हमारा उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। सो वही काम यहाँ पर डाइबल करने वाला है। डाइबल इमाइन बना देगा और फिर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो एल्डिहाइड, दैट्स इट, ठीक है। डाइबल का एक और बेनिफिट है हमें, अगर कभी ऐसा हो कि हमें कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें साइनाइड भी है और स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो जो डाइबल है वो बेसिकली पाई बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करता। बेसिकली यहाँ पे 2 जगह लिखे हुए हैं, एक ही होगा, ये एक ही पाई बॉन्ड है, ओनली यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा ही है, गलती से लिख गया होगा। तो देखिए डाइबल क्या करेगा, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसको टच नहीं करता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्योंकि नॉन पोलर होता है, और डाइबल एच जो है वो एक हाइड्राइड बेस्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्राइड जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, सोडियम बोरोन हाइड्राइड होता है, वैसे ये भी एक हाइड्राइड है। हाइड्राइड मतलब ये रिडक्शन तो करते हैं लेकिन H- रिलीज करके, और H- क्योंकि एक चार्ज स्पीसीज है वही अटैक करेगा जहाँ पोलैरिटी हो गई। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं होती है। बिकॉज ऑफ दैट ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये रिड्यूस नहीं होगा डाइबल एच की हेल्प से। तो क्या होगा फिर, डाइबल अगर आप डालोगे तो फंक्शनल ग्रुप ये तो रिड्यूस हो जाएगा, ये तो इमाइन बनेगा, लेकिन इसको ये टच नहीं करेगा, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है ये एज इट इज रह जाएगा। साइनाइड जो है पहले इमाइन बनेगा, हाइड्रोलाइज होगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डाइबल यूज करने का एक ये भी फायदा है आपको, अगर कभी ऐसा कोई कन्वर्जन करना हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप को तो एल्डिहाइड बनाना था, साइनाइड को तो एल्डिहाइड बनाना था, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में कहीं कोई पाई बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, उसको हमें टच नहीं करना है, ठीक। तो इन दैट केस डाइबल आपका सबसे बेहतरीन यूज है फॉर दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं फ्रॉम एस्टर। एस्टर जो है ये भी आपका डाइबल एच से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करा जा सकता है। ये अब देखो ये डाइबल का बहुत ही यूनिक एप्लीकेशन है। यूनिक क्यों? क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी ऐसा था कि एस्टर को हमने रिड्यूस किया था, लेकिन एस्टर ने क्या बना दिया था, अल्कोहल, ठीक है। डाइबल एक ऐसा बेहतरीन एप्लीकेशन देता है जिसमें एस्टर अल्कोहल में नहीं जाता बल्कि किस में जाता है, एल्डिहाइड में। दैट्स अ यूनिक एप्लीकेशन फॉर द डाइबल एच। डाइबल ही अकेला एक ऐसा है जो एस्टर को एल्डिहाइड बना सकता है, ठीक। बाकी आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर डाल देंगे तो रिडक्शन तो डेफिनेटली होगा, लेकिन वो एस्टर अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे, जैसे ये देखो एस्टर है, और एस्टर जो है आपका एल्डिहाइड बन गया। यहीं पर अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो क्या करता, वो इसको अल्कोहल बना देता, ये आपका CH2OH बन जाता, एल्डिहाइड नहीं बनता,
ठीक है। सो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप डालोगे तो सेम कंपाउंड जो है आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो 2 अल्कोहल बन गए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ये होता है, डाइबल एल्डिहाइड पे छोड़ देता है इसको, ठीक है, अल्कोहल तक लेकर नहीं जाता है। दैट्स व्हाई डाइबल थोड़ा यूनिकली एप्लीकेबल है। चलिए आगे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे भाई? देखो हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड बनाने के लिए तो हम लोगों ने बिगिनिंग में भी तरीके पढ़े थे, एल्केन से कैसे बनाना है, एल्कीन से कैसे बनाना है, एल्काइन से कैसे बनाना है, पढ़ लिया था। फिर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दोबारा कैसे आ गया? यहाँ पर केवल बेंजीन वाले आए हुए हैं, मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये, ठीक है। ये है आपका टोलुइन। टोलुइन बोले तो बेंजीन रिंग पे CH3 की छतरी, ठीक, ये टोलुइन है। इसमें डालते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 नाम यहाँ पे लिखा हुआ, याद रखिएगा। कभी कभी MCQ में वो रीजेंट डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। सो क्रोमाइल क्लोराइड अगर आप डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ CH2 तो क्या होगा? पहले तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। कैसे? 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे और उसकी जगह पर ये जो पूरा रीजेंट था इसको अटैच करेंगे 2 बार, ठीक, इसे बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर इस कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलाइज कर दीजिए, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। इस रिएक्शन को कहते हैं इटार्ड। इटार्ड भी आई थी लास्ट ईयर एक सेट में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। लगभग हर रिएक्शन, हर स्टेप पे जो भी चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हो वो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर्स में आपके एग्जाम में आ चुके हैं। So this is your इटार्ड। नाउ सेम टोलुइन को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, और इटार्ड आपको याद नहीं आ रही है। वैसे तो इतनी टफ रिएक्शन है नहीं कि याद ना आए, लेकिन चलो मान लेते हैं इनकेस नहीं याद आ रही है तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। कैसे? CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड, ये क्या है? ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है CrO3 इसकी प्रेजेंस में पहले एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा एनहाइड्राइड वाला, और फिर हाइड्रोलाइज करोगे तो बेंजल्डिहाइड। ये एक अल्टरनेट है इटार्ड का। इवन इटार्ड का एक अल्टरनेट और होता है, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन वाला। साइड चेन सब्स्टिट्यूट करेंगे, Cl2 सनलाइट में यूज करो, 2 हाइड्रोजन निकालो, 2 क्लोरीन वहाँ पे लगा दो। 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली डुअल वैलेंसी खाली करनी पड़ती है उसके लिए। तो CH2 2 बार सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 2 क्लोरीन आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बेंजल क्लोराइड, ठीक है। देखो क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड और बेंजल क्लोराइड, इनमें डिफरेंस होता है। अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें। देखो पहचान लो एक बार, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, और अगर यहाँ पर CH2 पर Cl लगा दिया, सो दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, और अगर एक हाइड्रोजन और हटा के एक और क्लोरीन लगा दिया तो दिस इज बेंजल क्लोराइड। ये हो गया, ठीक है। तो पहचान लीजिए ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक। यहाँ पर बेंजल क्लोराइड बना है, वो तीसरा वाला, 2 हाइड्रोजन हट के 2 क्लोरीन आ चुके हैं, और एट दैट टाइम आप इसमें आप डाल दीजिए वाटर, ठीक है। वाटर डालने पर ये आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली इसकी मैकेनिज्म है नहीं आपके सिलेबस में, अदरवाइज मैं इसको करके भी बता देती है आपको। आपको बस दिमाग में रखना है कि अगर 2 क्लोरीन है यहाँ पर और उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, दैट्स इट।
लास्ट प्रिपरेशन रिएक्शन फॉर द एल्डिहाइड इज गाटरमैन-कोच। ये है आपका गाटरमैन-कोच। गाटरमैन-कोच क्या करता है भाई? गाटरमैन-कोच बेंजीन को डायरेक्टली बेंजल्डिहाइड बना देगा। कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, एनहाइड्रस ClCl3 या फिर CuCl, कुछ भी यूज कर लो। तो ये आपका पूरा का पूरा रिएजेंट इसको बेंजल्डिहाइड बना देता है। ये बहुत ही डायरेक्ट रिएक्शन है। गाटरमैन-कोच बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कन्वर्जन के लिए इजीली यूज करी जा सकती है, ठीक है। और ये तब जब ज़्यादा काम आती है जब आपके पास स्टेप्स फिक्स कर दिए जाते हैं कि आपको 2 स्टेप में या फिर 3 स्टेप में पूरे कन्वर्जन को परफॉर्म करना है। ओके, सो डायरेक्ट रिएक्शन से भी आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज स्टेप फिक्स अगर हुए तो कन्वर्जन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट ईयर उन्होंने स्टेप्स फिक्स कर दिए थे बोर्ड ने, ठीक। तो हो सकता है इस बार करें, हो सकता है ना भी करें, बट अगर किया तो फिर डायरेक्ट रिएक्शंस का एप्लीकेशन काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। अब बनाना है कीटोन को, यानी अब हम ऐसे मेथड पढ़ेंगे जो सिर्फ कीटोन ही बनाएंगे। जैसे अभी हमने कुछ डायरेक्ट मेथड पढ़े जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड ही बना था। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा रोजनमुंड, फिर हमने पढ़ा स्टीफन। स्टीफन के अल्टरनेट में हमने डाइबल एच का एप्लीकेशन भी देखा। डाइबल का एक यूनिक एप्लीकेशन भी देखा, क्या? डाइबल एस्टर को एल्डिहाइड बनाता है जबकि बाकी रिड्यूसिंग एजेंट एस्टर को अल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स पे आ गए। फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में हमने देखा कि टोल्यूइन को बेंजल्डिहाइड बनाने के 3 अलग अलग तरीके देखे हमने। एक गिटार्ड देखा क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, एक CrO3 देखा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और एक साइड चेन क्लोरीनेशन बेंजल क्लोराइड में कन्वर्जन देन हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ रिएक्शन देखी जिनसे हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड बना रहे थे। अब वो रिएक्शन जो सिर्फ कीटोन बनाने वाली है, ओके। सो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड मतलब वही एसिड क्लोराइड वाला जिससे अभी हमने एल्डिहाइड बनाया था। अब उससे एल्डिहाइड बनाया था तो अब उससे कीटोन भी बन जाएगा, बन जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। देखो एसिड क्लोराइड ये रहा हमारे पास, और हमने कैडमियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड यूज कर लिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? डाई एल्काइल, 2 एल्काइल लगे हुए हैं तो क्या कहेंगे? डाई एल्काइल कैडमियम, ठीक है। इसके साथ अब ये क्या करेगा? क्लोरीन कैडमियम के साथ निकल जाएगा, मेटल है, ये कैडमियम लेके बाहर, और यहाँ पर ये कार्बन चेन जो थी वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये जो चेन है वो यहाँ आ जाएगी और ये निकल कर कैडमियम के साथ बाहर, ठीक है। तो दिस इज हाउ एसिड क्लोराइड कैन बी कन्वर्टेड टू द कीटोन। चलिए नेक्स्ट मेथड इज द फ्रॉम नाइट्राइल, मतलब साइनाइड से कैसे बनाएंगे। देखो भाई, साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का तरीका तो हमने देखा। क्या करें? पहले साइनाइड को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें ताकि वो इमाइन बना दे, और इमाइन के बाद हम क्या करेंगे? हाइड्रोलाइज, ठीक है। उसी साइनाइड से अब कीटोन बनाना है। कीटोन बनाने के लिए क्या करना होगा? ये जो साइनाइड है आपका, इसका जो कार्बन है इसमें साइड में एक और कार्बन चेन लगानी पड़ेगी। वो कार्बन सब्स्टिट्यूटेड होगा तभी तो कीटोन बनाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं? कार्बन चेन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करते हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड क्या करेगा? ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसका ये पार्ट हमेशा ये जो माइनस काउंट होता है और ये प्लस, ठीक है।
ये क्या करेगा, ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा और ये बचा हुआ पार्ट जो है वो नाइट्रोजन पर जाकर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो C डबल बॉन्ड N बचा, एक बॉन्ड टूटा, कार्बन पर आया अल्काइल वाला पार्ट और MgBr आ गया नाइट्रोजन पर। और उसके बाद क्या करना है, पानी फेर दो, जो भी किया है उस पर खुद ही करो और खुद ही उस पर पानी फिरा दो। ठीक है, पानी फिरा दिया, बन गया कीटोन। ठीक है, तो जनरली हमारे पास जब भी इस तरीके का कोई कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, ठीक है, ये जब भी कुछ बहुत बड़ा सा बनता हुआ दिखे उसमें सीधा पानी डालो, खत्म करो कहानी। ठीक है, जनरली हम लोग रिएक्शन के प्रोडक्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ये रिएक्शंस भी आप पहले कर चुके हैं। ये अगर आप कीटोन बनाने की बात कर रहे हैं तो बेंजीन रिंग पर आप सिंपली एसाइलेशन कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए अगर R लगाया तो एसाइलेशन बोलेंगे, बेंजीन रिंग लगाई तो बेंजोइलेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या करना है, फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है, एनहाइड्रस Cl तो डालना ही पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड आर द इम्पॉर्टेंट केमिकल जो कि आपको यहाँ पे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। क्लियर, एनहाइड्रस Cl डाला हमने, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट हो गया और ये जाकर बेंजीन रिंग पर अटैच हो गया, तो देख बन गया कीटोन। फॉर एग्जांपल आपको अगर बोला जाए कि बेंजीन को एसिटोफिनोन बनाओ और बेंजीन को बेंजोफिनोन बनाओ, तो बेंजीन जो है आपकी वो ये है। ठीक, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन क्या होता है, COCH3 बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो ये बन गया आपका COCH3 एसिटोफिनोन। बेंजोफिनोन के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लो, COCl, और एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जो बेंजीन रिंग है इस पर CO और एक बेंजीन रिंग यहाँ पर भी आ जाएगा। So this is how the benzene can be converted to the acetophenone or benzophenone. This is your acetophenone and this is your benzophenone. ओके, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपकी बुक्स में भी दिए हुए हैं और एग्जाम में भी कई बार इनको पूछा गया है। सो आप पैरेलली इनको परफॉर्म करके देख सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये एक दूसरा तरीका दिया हुआ है रिएक्शन को पूछने का कि बेंजीन विद एसिटल क्लोराइड अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, एसिटोफिनोन। एल्काइन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे, डिपेंडिंग ऑन एल्काइन कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये देखिए आपको दिया हुआ है, अब जैसे ये नेम द रिएक्शन एंड द रिएजेंट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड टू द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, रोजेनमोन रिएक्शन यानी हाइड्रोजन PDBaSO4 के साथ। दैट विल बी योर आंसर। ओके, चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखने लायक हैं। क्या, मिथिनल, मिथिनल बोले तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसकी बात कर रहे हैं। ये है गैस, एट रूम टेम्परेचर ये गैसेस स्टेट में मिलता है। इथेनल,
इथेनॉल इज एसिटाल्डिहाइड, ये इथेनॉल है। इथेनॉल आपका वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल तो समझते हो ना, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रखा है आप लोगों ने। वोलेटाइल मतलब जो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। सो इट्स अ वोलेटाइल लिक्विड। अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जनरली वो या तो लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। फाइन, दैट मीन्स कि ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड इज वोलेटाइल और विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। सो यू हैव टू लर्न दीज टू स्पेशली। ओके, मेथनॉल गैस है, एथेनॉल वोलेटाइल लिक्विड है, उसके अलावा बाकी में कोई खास प्रॉपर्टी है नहीं। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जनरली हायर देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ईथर्स। अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर है, ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब आपके सबसे पहले मास से रिलेट होते हैं। तो अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर है तो एल्डिहाइड और कीटोन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाइड्रोकार्बन से, ईथर से ज़्यादा दिया गया है। क्यों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। ठीक है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स में कन्वर्ट करें, एल्डिहाइड और कीटोन्स को अगर कंपेयर करें और बोलें कि किसका ज़्यादा होगा, तो जनरली कीटोन का स्लाइटली बेटर होता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स में आपस में अगर कंपैरिजन करोगे तो कीटोन का स्लाइटली बेटर होता है एल्डिहाइड से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2-3 डिग्री का अंतर होता है, कुछ खास नहीं होता। ठीक है, एक कंपैरिजन और रह गया अल्कोहल वाला। एल्डिहाइड कीटोन्स का अगर अल्कोहल से कंपेयर करें, लाइक बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, अल्कोहल से कंपेयर करें तो किसका ज़्यादा होगा, एल्डिहाइड कीटोन्स का या फिर अल्कोहल्स का? सो जनरली अल्कोहल्स का ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि अल्कोहल्स में एडिशनली एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं है, जबकि अल्कोहल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ होता है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है, इवन हैलाइड से भी ज़्यादा होता है एंड ईथर से भी ज़्यादा होता है, लेकिन अल्कोहल से कम होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और यू कैन राइट इट प्रिसाइसली ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द alcohol molecules. Okay, so this is how the physical properties can be compared. In short, answers are given here, so you can refer them also. Let's move forward. Let's talk about the solubility now. Solubility का क्या सीन है भाई? Solubility again, small molecules are soluble in water. क्यों भाई? क्योंकि small molecules में कार्बन चेन छोटी है, ठीक है, जो कि इनको वाटर में घुलने से रोकती है, वो कार्बन चेन छोटी है, इसलिए इनके पास घुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन जो अवेलेबल है एल्डिहाइड और कीटोन्स में, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है। ठीक है, तो क्योंकि ये कंपाउंड भले ही खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रखते, लेकिन वाटर के साथ तो बना सकते हैं ना, इसीलिए कुछ हद तक जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि कार्बन चेन का जो नेचर होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। ओके,
सो अगर कार्बन चेन का साइज बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी वाटर में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जा रहा है और वो जो चेन वाला पार्ट है वो डिसॉल्व होगा नहीं, सो ओवरऑल कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। तो फाइनली दैट कंपाउंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं, केमिकल रिएक्शंस पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपका बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इनको अरेंज करना था। क्या क्या दिया हुआ है? ये अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्केन है, ये आपका ईथर है और ये एल्डिहाइड है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो क्या होगा? अल्कोहल का सबसे ज़्यादा होगा, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर और फिर एल्केन। ठीक, एज पर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक यहाँ पर है, ये सबसे पहले आएगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के साथ, फिर ईथर, ठीक है, फिर एल्डिहाइड और अल्कोहल सबसे बाद में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, सो ये है हमारा फैक्ट जिससे हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किस कंपाउंड की बेटर हो सकती हैं। नाउ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करिए। जैसा कि बिगनिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ये जो कार्बन है ये आपका बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फेवर कर जाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब देखो आने से चेंजेस क्या हुए। ये अभी आपका sp2 हाइब्रिड था, ये जो था sp2 हाइब्रिड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लेनर। ये आपका ट्रायगोनल प्लेनर दिखा रहा है यहाँ पे, अभी एक ही प्लेन में है पूरा का पूरा सिस्टम। न्यूक्लियोफाइल जब ऐड होगा तो ये बॉन्ड पाई वाला टूट गया। पाई बॉन्ड टूटने से अब ये जो कार्बन है ये हो गया sp3 हाइब्रिड, और अगर ये sp3 हाइब्रिड हो गया तो ये कैसा दिखेगा? टेट्राहेड्रल। ठीक, क्योंकि sp3 की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। ओके, एंड एट लास्ट ये न्यूक्लियोफाइल किसी से तो जुड़ा होगा कुछ इस तरीके से, तो न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा पहले ऐड हो गया तो बाकी बाद में कौन बचा? H+, तो एट लास्ट वो भी ऐड हो जाता है और ये बनता है आपका एडिशन का प्रोडक्ट। अब बहुत सारे एडिशंस आपको यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगी वन बाय वन, एंड उन सब को कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम ने पूछा है। जैसे एसियन एडिशन का प्रोडक्ट होता है साइनोहाइड्रिन, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई राइट अ रिएक्शन टू फॉर्म द साइनोहाइड्रिन, और अगर यहाँ नहीं पूछेंगे तो फिर बायोमॉलिक्यूल में पूछते हैं उस रिएक्शन को। कैसे? उन रिएक्शंस को लिखना होता है जो ये जस्टिफाई करती हैं कि वो कार्बोनिल कंपाउंड कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं किस किस तरह के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमें देखने को मिलते हैं। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड साइनाइड न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया पॉजिटिव चार्ज पर, ऊपर आया -H+ लगाने पे ये बन गया आपका OH और CN, साइनोहाइड्रिन। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि HCN जो है, ठीक है, HCN OH- में डालने पर साइनाइड निकालेगा। क्यों? HCN कोई स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा ना है जो तुरंत CN- बाहर निकाल देगा, है ना। तो उसे हम लोग बेसिक मीडियम में ट्रीट करते हैं, साइनाइड निकल आता है। अब ये साइनाइड जब निकल आएगा तो फिर आप उसको यहाँ पर अटैक करा दीजिए।
तो क्या ऐसा है कि बिना साइनाइड के रिएक्शन, बिना बेसिक मीडियम के रिएक्शन नहीं होगी? होगी, बट बहुत स्लो होगी। ठीक है, इसीलिए हमें बेसिक मीडियम या फिर यहाँ पर एक बेस डालने की ज़रूरत होती है। ओके, सो दिस इज हाउ द साइनोहाइड्रिन इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड। बाइसल्फाइड एडिशन, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसी को हम लोग बाइसल्फाइड एडिशन भी कहते हैं। बाइसल्फाइड एडिशन में सिमिलर वे में आपको प्रोसीड करना है। कैसे? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि जो NaHSO3 होता है, NaHSO3 ये बाइसल्फाइड है। ठीक, पहले तो Na प्लस अलग होगा और SO3H माइनस, सो एक्चुअली में न्यूक्लियोफाइल तो ये, ठीक, इसी को जोड़ना चाहिए, है ना। तो SO3H माइनस पहले जोड़ देंगे, Na ऑक्सीजन पर आ जाएगा। देखो वही पार्ट यहाँ पर भी आप परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पे ये आपका माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये पार्ट जो न्यूक्लियोफाइल वाला है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ये बना आपका पहला कंपाउंड। नाउ एज आई टोल्ड यू कि Na जो है ये आपका ऐसे नहीं मिल सकता है। हमारे पास जो स्टैंडर्ड नोटेशन है वो ये है, हाइड्रोजन अलग रखना है और बाकी का न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता H प्लस के फॉर्म में, क्यों? सोडियम उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो H प्लस नहीं बनेगा, Na प्लस बनेगा, डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है ना, अपने तरफ से तो कुछ नहीं कर सकते। नाउ प्रोटॉन ट्रांसफर अ फिनोमेना दैट इज गोइंग टू ऑकर हियर। प्रोटॉन ट्रांसफर से क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और सोडियम आपका यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है बाइसल्फाइड एडिशन का कंपाउंड, SO3 Na और ये OH। बाइसल्फाइड एडिशन, HCN एडिशन, या भी हम जितने भी कार्बोनिल पर एडिशन कर रहे हैं, इन सब को एज ए कन्फर्मेशन माना जाता है। अगर कोई कंपाउंड इस तरह की रिएक्शन दिखा रहा है, जो बर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें ये रेफरेंस लिए जाते हैं। अगर कोई कंपाउंड इस तरह की रिएक्शन दिखा रहा है तो डेफिनेटली उसमें कार्बोनिल होगा। ठीक है, अब कार्बोनिल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एल्डिहाइड होगा कि कीटोन होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये जो साइनोहाइड्रिन बना ये सिर्फ एल्डिहाइड में बनेगा या सिर्फ कीटोन में बनेगा, बाइसल्फाइड एडिशन सिर्फ एल्डिहाइड में होगा या सिर्फ कीटोन में होगा। नो, वी कांट से दिस। ठीक है, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसके पास कार्बन डबल बॉन्ड हो रहा होगा, इसीलिए HCN एडिशन हो जा रहा है, बाइसल्फाइड एडिशन हो जा रहा है, और आगे भी अभी हम देख रहे हैं कुछ न्यूक्लियोफाइल अभी और देखेंगे जो ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम में एज ए रेफरेंस लिए जाते हैं कार्बोनिल के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल जो है, अल्कोहल एज आई नो, और आपको भी पता होगा कि बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, अल्कोहल अगेन वर्क एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑन ऑक्सीजन, OR और OH। ठीक है, सिंपल एडिशन जैसा अभी तक होता आ रहा। ये न्यूक्लियोफाइल वाला जो पार्ट है ये जाके यहाँ पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन जो है वो जाके ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, ये बना आपका कंपाउंड। इसे कहते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल जो कंपाउंड है हमारा, ये आपका फर्दर अगर अल्कोहल के प्रेजेंस में रखा जाएगा तो कंप्लीटली एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पहले हेमी एसिटल था। हेमी एसिटल क्यों, एक OR जुड़ा हुआ है, एक तरफ OH है। एसिटल में क्या हुआ, ये जो OH था ये भी OR से रिप्लेस हो गया।
ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट एसिटल बन गया। तो अगर हमें अपनी तरफ से रिएक्शन चूज करनी पड़ेगी तो हम कंप्लीट एसिटल पर जाके रुकेंगे, और अगर हेमी एसिटल बनाना है तो हम 1 इक्विवेलेंट अल्कोहल लेके और रिएक्शन को प्रोसीड करा देंगे। ठीक है। आगे देखिए, ये ग्लाइकॉल एडिशन है, इसे कहते हैं ग्लाइकॉल, शॉर्ट में ग्लाइकॉल बोलते हैं, वैसे ये एथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। एथाइलिन ग्लाइकॉल कार्बोनिल, कार्बोनिल अब ये अगेन सी डबल बॉन्ड ऊपर ही हम फोकस करेंगे। कार्बोनिल में जब आपने इसको डाला तो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये बेसिकली दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। तो ये आपका OCH2 ये आपका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल। ठीक है। तो ये कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये है CH3 CO CH3 और मैं आपको बोलूं कि इस पर आप NaSO3 एडिशन करिए, करो जल्दी से, क्या बनता है, डू इट फास्टर। देखो भाई, क्या बोला था मैंने कि आप जो कार्बोनिल है उस पर पहले तो OSO2H और ONA और उसके बाद प्रोटॉन ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा, Na और OH। अब एक शॉर्टकट ध्यान रखो, आप क्या करो, जो भी आपको दिया हुआ है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल कर ऑक्सीजन पे लगा दो और बाकी सब कुछ कार्बन पे जोड़ दो। यानी मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन उठाओ उसको ऑक्सीजन पे जोड़ दो, यानी ये हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया ऑक्सीजन पे, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको कार्बन पे लगा दो। सबके एडिशन में आपको यही करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दो, बाकी बचा हुआ जो पार्ट है सबका सब कार्बन पे लगा दो, बस आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है। एकेडमिक लेवल पे इतना ही पूछते हैं इसमें। ठीक, चलिए आगे। अब आते हैं एक स्पेशल एडिशन पर, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स का एडिशन। ठीक है। NH2Z अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया बोले तो NH3 और उसका डेरिवेटिव मतलब हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया और लगा दिया Z, इसको कहते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव यूज किया या अमोनिया पे यूज कर लो। अमोनिया का मतलब क्या हुआ, जेड अगर हाइड्रोजन है तो अमोनिया हो गया, जेड अगर कुछ और हुआ तो अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे। जैसे एक दो बना के चाहो तो देख लो, हाइड्रोजन लगा दो जेड की जगह पे NH3 बन जाएगा, OH लगा दो जेड की जगह पे तो NH2OH बन जाएगा। देन आप जेड की जगह एक और NH2 लगा दो तो फिर ये NH2 हो जाएगा। तो आप ऐसे करके बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है। जेड कैन बी रिप्लेस्ड। ओके। अब देखो, वैसे यहाँ पे देखो एक पूरी लिस्ट बनी हुई है जेड की, जेड आप यूज कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है भाई। अब देखिए क्या होगा, ये कार्बोनिल NH2Z क्या होगा, हाइड्रोजन आप ऑक्सीजन पे लगा दो, बाकी सब कुछ कार्बन को दे दो।
OH और H, यहाँ से निकलेगा वाटर और ये बना प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एडिशन करके दिखा देती हूँ। मान लो ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें हमने डाल दिया हाइड्रोक्सिलमाइन NH2OH, इसे हाइड्रोक्सिलमाइन कहते हैं। ठीक, ये जाएगा इधर, हाइड्रोजन आप दे दो ऑक्सीजन को, OH हो जाएगा और बाकी बचा हुआ OH हो गया और Z, तो ये बना आपका NH और OH। ठीक है, NaOH एंड देन OH और H निकल गया एज ए वाटर, तो बन गया CH3C डबल बॉन्ड N और OH और H निकला, तो ये बॉन्ड खत्म होके यहाँ आ गया। ठीक, तो डबल बॉन्ड N और OH। दिस इज हाउ द एडिशन कैन बी परफॉर्म्ड। कौन सा एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, यानी अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स भी आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही दिखाते हैं। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी, दैट इज ऑफ द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट भी हम अल्कोहल में कर चुके हैं, इसलिए हम बार बार यहाँ पे उसको रिपीट नहीं करेंगे। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या कहता है कि आप अगर एल्डिहाइड पे ऐड करेंगे तो बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन पर ग्रिग्नार्ड ऐड करते हैं तो क्या बनता है? टर्सरी अल्कोहल। और कौन सा एल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल दे सकता है? दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। सो आप पुराने लेक्चर देख सकते हो अगर आपने मिस किया है तो, वहाँ पे आपको इसका प्रॉपर एडिशन मिल जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द रिडक्शन नाउ। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, ये हमने कहाँ पढ़ा था? अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में, तो ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिडक्शन टू द हाइड्रोकार्बन्स, कीटोन जब रिड्यूस होता है तो क्या बनाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, तो दोबारा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, ये स्पेशल रिएक्शन है क्लेमेंशन एंड वोल्फ-किर्चनर। ये रिएक्शंस आपने एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ी होंगी, जब आपने 11th में एल्केन प्रिपरेशन मेथड पढ़े होंगे वहाँ पर आपको ये मिले होंगे। ठीक है, क्लेमेंशन और वोल्फ-किर्चनर एक स्पेशल रिएक्शंस हैं जो कि कार्बोनिल को सीधा CH2 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट रिडक्शन है, बस रिजल्ट याद रखना। जिंक अमलगम HCl सीधा प्रोडक्ट बनाएगा। वोल्फ-किर्चनर NH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजीन, याद रखिएगा। हाइड्रोजीन डालेंगे पहले, तो पहले ये कौन सा एडिशन हो गया? अमोनिया डेरिवेटिव वाला, Z की जगह पर NH2 लगा हुआ है, तो डबल बॉन्ड N और Z। ठीक है, और उसके बाद KOH एथाइलिन ग्लाइकोल के साथ डालकर गर्म कर दिया, तो ये बन गया आपका एल्केन। तो ये दोनों रिएक्शंस हैं जो आपके कार्बोनिल्स को एल्केन में कन्वर्ट कर देती हैं। सो यू गाइस हैव टू कीप इन माइंड इट प्रॉपर्ली। ओके, चलो लेट्स टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है भाई? एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनाएगा, पता है ये तो। कैसे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या हो सकता है आपके पास? HNO3, K2Cr2 और KMnO4, ये। ठीक है, ये एक्चुअली वही एजेंट हैं जो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड बना सकते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल को पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और विद इन इंस्टेंट ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली अगर एल्डिहाइड को एसिड बनाना है तो आप उन्हीं रिएजेंट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि एल्डिहाइड भी आपका टर्मिनल पर ही लगता है, इसलिए जब एसिड फॉर्म होती है तो आप इससे डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करके टर्मिनल पर
एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड से। अब देखो एल्डिहाइड जो हैं वो तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। व्हाट अबाउट कीटोन्स? कीटोन्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करते हैं। कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। कीटोन अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो बहुत ही विग्रस कंडीशंस में करना पड़ता है, ठीक। अदरवाइज कीटोन आपका हमेशा ही ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करेगा। विग्रस कंडीशन में देखो हमने कर दिया इसको, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे। अलॉन्ग विद दैट हमें इसे गर्म भी करना पड़ेगा, काफ़ी हीटिंग, प्रॉपर हीटिंग करनी पड़ती है, और फिर जाकर कहीं पे कीटोन ऑक्सीडाइज होता है। वो भी कैसे? टूट जाता है। कीटोन नॉर्मली ऑक्सीडाइज नहीं होता है। जहाँ पे भी कार्बोनिल है, जहाँ पर भी कीटोन है, ये टूटेगा यहाँ से, ठीक। या तो ये इस पार्ट से टूट सकता है या फिर इस पार्ट से। या तो ये एसिड बनेगा और ये वाला एसिड बनेगा, या फिर ये वाला एसिड बनेगा तो ये एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड हो गया और ये एसिड हो गया। ये आपके एसिड पॉसिबल हैं, डिपेंड्स कि आप यहाँ से तोड़ते हैं या फिर यहाँ से तोड़ते हैं। और कहाँ से तोड़ेगा वो कंपाउंड पर डिपेंड करता है, ठीक। किधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, किधर से इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगे हुए हैं, इस पर बेस्ड ही हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि कहाँ से टूटेगा। सो अभी आपके सिलेबस में ऐसी कोई रिएक्शन इंक्लूडेड नहीं है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है 12th लेवल पर कि अगर कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए डाले जाते हो तो आपको सिंपल लिखना है कीटोन ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करता है। कीटोन जनरली ऑक्सीडाइज नहीं होता, एल्डिहाइड होता है। एंड एल्डिहाइड और कीटोन इसीलिए केमिकली डिस्टिंग्विश करे जाते हैं बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड एल्डिहाइड जो है वो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉलरेंस और जो फेलिंग है ना, टॉलरेंस रीजेंट, फेलिंग रीजेंट, ये जो टॉलरेंस और फेलिंग है ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही माने जाते हैं, ठीक है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये, इजीली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड को तो कर पाएंगे लेकिन कीटोन ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, ओके। तो देखिए एल्डिहाइड, ये टॉलरेंस क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। ये टॉलरेंस रीजन डाल दिया, बेसिक मीडियम है। ये जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो गया, ये आपका प्रेसिपिटेट बना, इसे हम लोग कहते हैं सिल्वर मिरर। वाटर और अमोनिया एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। दूसरा रिएजेंट है आपका फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट कैसे होता है? एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन में डाला जाएगा इन बेसिक मीडियम, अगेन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये रेडिश ब्राउन कलर इसका है, CO2 होगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी होता है। मतलब रेडिश ब्राउन पीपीटी अगर आया तो कंफर्म हो गया कि जो एल्डिहाइड डाला गया था हमारा वो आइडेंटिफाई हो चुका है, ठीक। क्योंकि अगर कीटोन डाला होता तो ये ना तो ये एसिड बनता, और जब ये एसिड ही नहीं बनता तो ये भी रिड्यूस नहीं होता, ये भी CO2O में नहीं आता, रेडिश ब्राउन पीपीटी आता ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है, लैब में भी परफॉर्म किया होगा आप लोगों ने। तो ये आपका फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, दो सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग A और फेलिंग B। इन दोनों का 50-50 मिक्सचर जो है उसे हम लोग बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। 50-50 फेलिंग क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट, और ये होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया जाता है। तो जो आपका मिक्सचर बनता है वो हम यहाँ पर टेस्ट करने के लिए
यूज करते हैं। सो फेलिंग ए और फेलिंग बी, कभी कभी इन पर भी क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। फेलिंग ए क्या होता है, फेलिंग बी क्या होता है, या फिर फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है। तो आपको ए और बी दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं बस। और इसके अलावा ये सिर्फ आपका केमिकल टेस्ट में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गिवन द क्वेश्चन, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन, ठीक है, इनके बीच में केमिकल टेस्ट देना। तो ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। आप क्या टेस्ट दे सकते हो, फेलिंग भी दे सकते हो और टॉलरेंस भी दे सकते हो। दोनों टेस्ट में एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। और हमेशा ऐसा ही टेस्ट यूज किया जाता है कि जो पेयर आपको दिया है उनमें से एक उस टेस्ट को परफॉर्म करके दिखाए, दूसरा ना दिखाए। ऐसा ही टेस्ट हम लोग चूज करते हैं ताकि दोनों केमिकल्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ओके, चलिए, टॉलरेंस में एक और खास बात होती है, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। टॉलरेंस एरोमेटिक को भी दिखाएगा, फेलिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में नहीं ऑक्सीडेशन देगा। नहीं देगा। मतलब अगर कभी ऐसा हो कि आपको बेंजल्डिहाइड को टेस्ट करना है एसिटाल्डिहाइड के साथ, ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है, इन दोनों को अगर आपको टेस्ट करना है तो फिर क्या देना चाहिए, फिर फेलिंग दीजिएगा, टॉलरेंस मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर टॉलरेंस दिया तो ये भी परफॉर्म करेगा और ये भी परफॉर्म करेगा, फिर आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते, फेलिंग देना पड़ेगा। क्यों? फेलिंग में एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं दिखाएगा, केवल ये दिखाएगा, देन हम लोग इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो कीप इन माइंड, अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड कभी डिफरेंशिएट करने के लिए आता है तो ध्यान रखिएगा कि टॉलरेंस जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी टेस्ट करके दिखाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉलरेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशंस। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब आता है आपका एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट, दैट्स कॉल्ड हेलोफॉर्म टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक, ये आपका जो हेलोफॉर्म टेस्ट है ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए है। अगर कभी ऐसा कुछ है और इधर आपका कुछ भी लगाओ, ऐसा कोई अरेंजमेंट अगर है और उसको एक स्पेसिफिक केमिकल में पास करें, स्पेसिफिक केमिकल बोले तो ये आपका हो सकता है NaOH प्लस X2 या फिर NaOX, ठीक है, किसी भी तरह से आप इसको पास कर सकते हैं। तो फिर वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। आयोडोफॉर्म क्यों बोल रही हूँ मैं बार बार, क्योंकि अगर X की जगह पे आपने आयोडीन ले लिया तो फिर ये एक कैरेक्टरिस्टिक कलर दिखाता है, जैसे हम लोग येलो PPT कहते हैं, और वो येलो PPT आयोडोफॉर्म का होता है। ठीक है, बाकी के जैसे क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है, क्या इनको यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो, रिएक्शन तो बिल्कुल दिखाएंगे ये, लेकिन इनके अपने कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं होते हैं। इसीलिए जब हमें लैब में परफॉर्म करना होता है तो हम लोग जनरली आयोडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, चलिए, जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है आपका कंपाउंड, तो CH3CO एक साइड ये अरेंज है, ठीक, NaOX ये दिया हुआ है। NaOX अगर दिया हुआ है मतलब ये चाहता है कि आप चेक करो कि क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, और अगर दे रहा है तो क्या बनाएगा। हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि ये भी आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। तो देखो ऑक्सीडाइज किया, और क्योंकि बेसिक मीडियम है, NaOH वाला मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये सॉल्ट बन गया। और ये जो कार्बन होता है CH3 जो एक साइड अवेलेबल होता है, ये वाला, ये जो कार्बन है इसी का हेलोफॉर्म बन जाता है CHX3, इसे कहते हैं हेलोफॉर्म। तो ये आपका हेलोफॉर्म बन गया, ठीक है। तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन आप इस तरह से परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, और ये आपका एक एग्जाम्पल भी अटैच है, देखो CH3CO, मतलब इस अरेंजमेंट की वजह से ये कंपाउंड आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाने वाला है।
देखो यहाँ पर आप NaOCl यूज किया है तो यहाँ क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ये आपका क्लोरोफॉर्म यहाँ पर यूज कर लेगा। अब अगर क्लोरोफॉर्म बना, सिमिलरली अगर मान लो आपको कोई रिएक्शन दे दी जाती जिसमें आपको आयोडोफॉर्म बनाना होता, जैसे ये है, क्या रिएक्शन होगी बताइए जल्दी। देखो CH3CO ये है, मतलब ये आपका कंफर्म है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन तो दिखाएगा। अब यहाँ पे आयोडीन डाला हुआ है तो क्या बनेगा, आयोडोफॉर्म। तो ये जो कार्बन है सिंगल वाला, इसका तो बन जाएगा आयोडोफॉर्म CH3। बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा O और Na। ठीक, तो अगेन ये टॉलरेंस और फेलिन के जैसा ही है, फाइनली ऑक्सीडाइज ही कर रहा है, लेकिन इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये एल्डिहाइड है कि कीटोन है, नो। इसको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि जो कंपाउंड आपके पास दिया हुआ है उसमें कार्बोनिल के बगल में एक सिंगल कार्बन CH3 होना चाहिए, बस। उधर साइड कुछ भी लगाओ, वो पूरे पार्ट को ऑक्सीडाइज करके उसका एसिड और सॉल्ट बनाने वाला है। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है आपके पास तो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि आप कंफर्म केमिकल टेस्ट दिखाओ, कि वो केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश between acetaldehyde and propanaldehyde. एसिटाल्डिहाइड क्या होगा भाई, CH3CO और H। ठीक है, और प्रोपेनएल्डिहाइड क्या होगा, CH3 CH2 CH2। अब देखो दोनों एल्डिहाइड हैं, यानी टॉलरेंस और फेलिन हम दोनों ही नहीं दे सकते। अब क्या करें, फंस गए। फंस क्यों गए, हमें ये भी तो पता है कि यहाँ पर एक CH3 है आपके पास, ठीक है, और ये CH3 अगर है तो ये जो स्ट्रक्चर बना, अब ये हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए सुइटेबल है। बस हमें ये चेक करना है कि भाई इसके साथ वाला जो है कहीं वो भी तो हेलोफॉर्म नहीं दे रहा। अगर दोनों ने हेलोफॉर्म दे दिया तो दिक्कत है, फिर नहीं दे सकते हम उस टेस्ट को। ठीक है, क्या ये हेलोफॉर्म दिखाएगा, नो, CH3 CH2 और इधर ओनली एक हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक, मतलब ये जो कंपाउंड है आपका ये हेलोफॉर्म नहीं दिखा सकता, ये दिखा सकता है। तो हम क्या करें, इसमें हेलोफॉर्म परफॉर्म कर देते हैं। चलो मैं इसका आपको एक करके दिखा देती हूँ। टेस्ट में ध्यान रखिएगा, सिर्फ टेस्ट का नाम लिखने से कोई फायदा नहीं होगा, आपको प्रॉपर टेस्ट परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, NaOH प्लस X2, X2 क्यों डालते हैं, सीधा I2 डाल देते हैं। ठीक है, I2 डालेंगे तो ये जो कार्बन है आपका, ये तो आपका बन जाएगा CH3 और ये इसका येलो PPT बन गया। ठीक है, और दूसरा एक है HCOONA। ठीक, तो ये आपका एसिड और उसका सॉल्ट बन गया NaOH की वजह से, और ये आयोडोफॉर्म ने आपका येलो PPT दे दिया। व्हाट अबाउट द प्रोपेनएल्डिहाइड, एटलीस्ट रिएक्शन लिखनी तो पड़ेगी उसके लिए भी। इसमें भी हम यही डालेंगे NaOH एंड I2, और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, सो नो PPT फॉर्मेशन, ओके, नो टेस्ट। ये आयोडोफॉर्म में टेस्ट परफॉर्म
नहीं कर सकता। सो दिस इज हाउ द केमिकल टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, समराइज करिए उसको। रिपीटेशन में हमने समराइज कर लिया था, रिपीटेशन में भी थोड़ा सा समराइज करिए, क्या क्या पढ़ा आपने। कार्बोनिल कंपाउंड का डायरेक्ट रिडक्शन, डायरेक्ट रिडक्शन क्या करता है, अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड रिड्यूस हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन रिड्यूस हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल। उन्हीं को अगर ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट कर दिया तो एल्डिहाइड जो है प्राइमरी अल्कोहल नहीं देगा, अब सेकेंडरी देगा, कीटोन टर्सरी देगा। कहाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो डिग्री बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड विल बी द ओनली एल्डिहाइड जो कि ग्रिग्नार्ड के साथ प्राइमरी अल्कोहल देगा। फाइन, ये आपके डायरेक्ट वाले प्रोडक्ट्स हो गए जो एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। डाइबल एच, उसका यूज मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो प्रिपरेशन के लिए था, उसको जरूर आप अच्छे से रिकॉल करके रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज में हमने एक और सेक्शन देखा जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एससीएन एडिशन देखा। एससीएन एडिशन से क्या बना था, साइनोहाइड्रिन। बाइसल्फाइड एडिशन देखा, एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बन जाता है। अल्कोहल एडिशन देखा, हेमीएसिटल बनता है, फिर कंप्लीट एसिटल बन जाता है। ठीक है, एथाइलिन ग्लाइकॉल का एडिशन भी देखा हम लोगों ने। ठीक है, सो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपको दिमाग में रखनी होंगी। और एट लास्ट हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सेक्शन में क्या देखा था, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव एडिशन। ठीक है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव वाला जो एडिशन है उसमें एनसीईआरटी ने एक प्रॉपर टेबल बनाया हुआ है जेड के लिए। जेड एच हो सकता है, ओ एच हो सकता है, एल्काइल पार्ट भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, 2,4-DNP टेस्ट भी हम लोग इसी सेक्शन में यूज करते हैं। तो उस टेबल को एक बार जरूर रेफर करिएगा और उस टेबल में जितने भी जेड बने हुए हैं उन सबको NH2 के साथ लगा के एक बार प्रोडक्ट बना के जरूर देख लेना। किसी के भी एडिशन की रिएक्शन वो आपसे एग्जाम में लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो NH2 जेड एडिशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स से कुछ हटके प्रोडक्ट बनता है उसका, वो थोड़ा सा आपको एक बार रिकॉल कर जरूर करना चाहिए। ठीक, देन हम लोगों ने थोड़ा बहुत टेस्ट की बात करी। ठीक है, टेस्ट में हमने देखा कि जो एल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीडाइज हो सकता है आसानी से, तो हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी यूज करेंगे तब भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना सकता है। कीटोन ऑक्सीडेशन को रजिस्ट करता है और माइल्ड के साथ तो बिल्कुल नहीं। दैट्स व्हाई टॉलरेंस, फेलिंग, ये हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये एल्डिहाइड टेस्ट दिखाते हैं, कीटोन के टेस्ट नहीं दिखाते हैं। सिर्फ टॉलरेंस ऐसा है जो एरोमेटिक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज कर सकता है, फेलिंग एरोमेटिक नहीं दिखाता है। क्लियर। और एट लास्ट हमने क्या देखा, हैलोफॉर्म का टेस्ट। आयोडोफॉर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कई बार ऐसा होता है कि एल्डिहाइड्स के पेयर दे दिए जाते हैं, कभी कीटोन्स के पेयर दे दिए जाते हैं, और फिर ऐसे केसेस में हम टॉलरेंस और फेलिंग दोनों ही यूज नहीं कर सकते, हमारे काम आता है कौन, आयोडोफॉर्म। ठीक है, सो टिल दिस पॉइंट चैप्टर को आप रिवाइज करिए, रिकॉल करिए, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस। हेलो सर। ठीक है आप? हाँ सर, बढ़िया, बस एग्ज़ाम टाइम बैंड बजी हुई है अब क्या बिल्कुल। सॉरी सॉरी सॉरी।